वो कुछ कर पाता उससे पहले उस पर कॉन्सेंट्रेटेड बीच बरसती है। एक ब्लास्ट उसे दीवार से जा टकराता है। चोटिल और परेशान होकर वो मानता है कि सिर्फ शेल को देख लेने से कुछ नहीं होगा अगर वो उसे तोड़ न सके। तभी उसका ध्यान एक छोटी सी गड़बड़ पर जाता है। वो देखता है कि आसपास के मैजिक के प्रेशर से शेल का शेप अनस्टेबल हो रहा है। वही इंस्टेबिलिटी उसे वो मौका देती है जिसकी उसे तलाश थी। वो मॉन्स्टर की ओर लपकता है ताकि स्टेबलाइज होने से पहले वीक पॉइंट का फायदा उठा सके। उसका प्लान सिंपल है, पहले शेल हटाओ फिर असली वार करो। वो उसे रॉ फोर्स से हराने की ठान लेता है। उसके वार से शेल हिल जाता है और उसकी सरफेस पर रिपल्स दिखने लगते हैं। उस रिएक्शन से वो समझा कि मैजिकल इंटरफेरेंस डिफेंस को थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल कर सकता है। वो सोचता है कि मैजिक का बड़ा सर्ज शेल को खत्म कर देगा। वो जगह बनाकर तैयारी शुरू कर देता है। शेल की सप्लाई काटने के लिए वो तय करता है कि उसे पहले आसपास के मैजिक स्टोन्स को खत्म करना होगा। जब तक वो क्रिस्टल सलामत है मॉन्स्टर उनसे पावर लेता रहेगा। वो उसे वहां पहुंचने से रोकने के लिए फिर से फायर करता है। बीम्स उसे रोकने के लिए जमीन पर गिरती हैं। वो तलवार से कैवर्न की दीवारों और क्रिस्टल्स को काटता है। जैसे ही स्टोन्स टूटते हैं वहां मैजिक का फ्लो बदल जाता है। वो मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए क्रिस्टल डिपॉजिट्स को काटना जारी रखता है। वो मॉन्स्टर की रीइंफोर्समेंट काटता है और कैवर्न में लाल निशान फैल जाते हैं। आखिरकार उसके चारों ओर का क्रिस्टल फील्ड फट जाता है। सेटअप कंप्लीट होने पर वो अगले स्टेप के लिए खुद को तैयार करता है। वो आजाद हुई मैजिकल पावर को बैटलफील्ड में अपनी ओर खींचने लगता है। काम पूरा होने से पहले मॉन्स्टर झपटता है। वो हमला कर तेज हवाएं चलाता है ताकि उसे कुचल सके। योशितो मैजिक मैनिपुलेशन एक्टिवेट करता है। मैजिकल पार्टिकल्स रिस्पॉन्ड कर उसके पास जमा होने लगते हैं। जल्द ही पूरा एरिया कंडेंस्ड मैजिकल पावर से भर जाता है। वो जानता है कि ये स्किल मैजिक क्रिएट नहीं कर सकती, सिर्फ पास की चीजें इकट्ठा करो। इस लिमिटेशन से वो आज़ादी से जादू नहीं कर सकता, पर वो एनर्जी रिडायरेक्ट कर सकता है। शेल तोड़ने के लिए इतना काफ़ी है। वो पावर स्वॉर्ड में डाल वार के लिए तैयार होता है। वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह आगे बढ़ता है। उसका ताकतवर वार धमाके के साथ शेल से टकराता है। फिर भी शेल पूरी तरह टूटने के बजाय सिर्फ चटकता है। निराश होने के बजाय वो बताता है कि ये प्लान का हिस्सा था। वो यूनिक स्किल फोर्स एनामोस को खेलने का ऑर्डर देता है। सिस्टम इसे यूनिक स्किल पहचानता है। वो चेन बर्स्ट्स एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर हमले के लिए तैयार होता है। योशितो 7 प्रहारों का कॉम्बिनेशन शुरू करता है जहां हर स्ट्राइक पिछले से शक्तिशाली है। वारों को जोड़ते हुए वो सारी जादुई ताकत आखिरी प्रहार में डालने की तैयारी करता है। वो पूरी जान से आखिरी स्ट्राइक छोड़ने का फैसला करता है। वार मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगता है। तभी ओकियोमी उसे चेतावनी देता है कि वो इसे छोड़ने में जल्दबाजी ना करे। वो समझाता है कि जितनी ज्यादा जादुई ताकत उमड़ेगी उतनी ही वो अपने सोर्स की ओर लौटेगी। योशितो तुरंत समझता है कि उसकी एनर्जी मॉन्स्टर की ओर खींच रही है। इससे पहले कि योशितो उसे हमले में बदल पाता मॉन्स्टर उस ताकत को वापस सोख लेता है। वो चुराई एनर्जी मैदान में फैलकर योशितो को बाहर ले जाती है। ओकियोमी खतरा भांपकर समझ जाता है कि अब मॉन्स्टर को सिर्फ योशितो के हमले से नहीं रोका जा सकता। उसे एहसास है कि वो जीव अब एक जबरदस्त पलटवार करने वाला है। जैसे ही एनर्जी बढ़ती है योशितो का आखिरी वार दबाव में बदल जाता है। पास से देखते हुए ओकियोमी हैरान है कि योशितो ने खुद को किस हद तक पुश किया है। वो मानता है कि योशितो उसकी उम्मीदों से आगे निकल गया है। उसी वक्त योशितो एक ही वार से शेल और कोर को अलग करने की कोशिश करता है। वो हमला एक विशाल धमाके में बदल जाता है। टक्कर से शेल टूटकर थोड़ी देर के लिए रास्ता दे देता है। फोर्स की एक ब्रिलियंट ब्लेड मॉन्स्टर की बॉडी को चीर देती है। ब्लास्ट से कैवन में आग और शॉक वेव्स भर जाती हैं। योशितो रिकॉयल और अपने ट्रिगर की एक्सप्लोजन से दूर जा गिरता है। वो जमीन पर गिरता है, जख्मी और हिलने की हालत में भी नहीं। वो वहीं लेटा रहता है, ये समझने की कोशिश में कि क्या वो सच में जीत गया। पास ही ओकियोमी भी खुद को संभालता है। योशितो को लगता है कि लड़ाई शायद खत्म हो गई। उसने और ओकोयोमी जीत का इशारा भी एक्सचेंज किया। योशितो की पहली चिंता यह है कि क्या बाकी चैलेंजर्स सेफ हैं। ओकोयोमी उसे एश्योर करता है सिविलियंस के ठीक होने से उसे बड़ी राहत मिलती है। योशितो को लगता है क्राइसिस टल गया, पर तभी पीछे कुछ बहुत बड़ा गिरता है। नए प्रोजेक्टाइल्स और मिलबे बौछार से बाकी सब पीछे हट जाते हैं। योशितो मुड़कर देखता है कि ऊपर से एक विशाल नया खतरा आ रहा है। एक कोलोसल स्टील सर्पेंट दीवार तोड़कर कैवर्न में घुस आता है। ओकियोमी योशितो का नाम चिल्लाता है क्योंकि सबको खतरे की गहराई समझ आ जाती है। रेस्क्यू चैलेंजर्स डर जाते हैं। थकान के बावजूद योशितो फिर हरकत में आता है। वो जो देख रहा है उस पर उसे यकीन नहीं होता। सिस्टम इसे स्टील फ्रैक्चरर बताता है जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। योशितो समझ जाता है कि दीवार तोड़कर आने वाला मॉन्स्टर एक्सेप्शनली रेयर है। ये सिचुएशन एक कंप्लीट एबनॉर्मेलिटी है जो टावर की उम्मीदों से परे है। स्टील सर्पेंट से झुकाकर अपनी चमकती आंखें उस पर टिका देता है। योशितो पकड़ मजबूत कर एक और इम्पॉसिबल लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले वो कुछ करे सर्पेंट अपनी मैसिव बॉडी तेजी से घुमाता है। ओकियोमी अटैक सामने से रोककर क्रशिंग इम्पैक्ट खुद झेलता है। डटे रहकर वो योशितो की तारीफ करता है कि वो अच्छी तरह लड़ा। फिर जैसे ही सर्पेंट प्रेशर बढ़ाता है ओकियोमी सीरियस होने का फैसला करता है। ओकिवामी को रियलाइज हुआ कि उसे ओवरवेलमिंग फोर्स से बैटलफील्ड कंट्रोल करना होगा।
वरना वो खत्म हो जाएगा। वो एरेनाहो की फ्लोगो से हीट छोड़कर एरिया डोमिनेट करता है ताकि दुश्मन उसकी चाल पर चले। वो स्वॉर्ड से ब्लेजिंग पावर चैनल करता है। आयरन सर्पेंट के डिफेंसेस को जलाने की कोशिश में लपटें उठती हैं। योशितो हीट सहते हुए रिजल्ट का इंतजार करता है। जब अटैक का असर नहीं होता तो उसे अचानक एक बात समझ आती है। वो समझ गया कि ओकिवामी की लपटें क्रीचर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओकिवामी ने कंक्लूड किया कि सर्पेंट की आउटर शेल फायर रेसिस्टेंट है। मॉन्स्टर की आर्मर्ड बॉडी वैसी ही है, मतलब प्रॉब्लम उसकी शेल ही है। एलिमेंटल अटैक्स बेकार मानकर ओकियोमी ने तय किया कि सिर्फ रॉ पावर ही काम आएगी। सर्पेंट रेंज तय करे उससे पहले ही वो क्लोज कॉम्बैट के लिए कूद पड़ता है। आयरन सर्पेंट उसका सामना करने को तेजी से घूमता है। इसका भारी शरीर जमीन पर जोर से गिरता है, जिससे पूरा इलाका खतरनाक हो जाता है। ओकियोमी उस वार से बचकर काउंटर अटैक के लिए उठता है। वो अपनी तलवार पूरी ताकत से नीचे मारता है ताकि आर्मर को सीधे तोड़ सके। सर्पेंट उसे मजाक में टाल देता है, जैसे वार काफी ना हो। ओकिवामी हार नहीं मानता और वॉर्न करता है कि उसे काटना आसान नहीं होगा। आगे बढ़ते ही सर्पेंट अपने शरीर का एक और मैकेनिज्म दिखाता है। ओक्योनी को समझने में देर हो गई कि मॉन्स्टर के पास और भी ट्रिक्स है। सर्पेंट से चेन सिकल्स जैसे नुकीले हथियार निकलते हैं। वो हथियार चारों ओर फैलकर लड़ाई को जाल बना देते हैं। ओक्योमी को मानना पड़ा कि सर्पेंट ने अपना एक घातक दांव छुपाया था। हथियार उसे घेरकर उसकी मूवमेंट रोक देते हैं। वो बचे हुए छोटे रास्ते से पीछे हटने की कोशिश करता है। उसी पल योशितो इस अफरा तफरी में फंसकर ओकियोमी से दूर जा गिरता है। उसे खतरे में देख ओकियोमी घबराकर उसका नाम चिल्लाता है। योशितो के संभलने से पहले नीचे से भाले जैसा वार होता है। हमला उसके आर पार होता दिखता है, जैसे उसे जानलेवा चोट लगी हो। योशितो दर्द सहता है क्योंकि सर्पेंट के करीब आना ही उसका असली प्लान था। अपनी मौत का नाटक करके वो मॉन्स्टर के सिर के एकदम करीब पहुंच जाता है। वो सर्पेंट की आंखों को टारगेट करने का फैसला करता है, जो उसकी इकलौती कमजोरी है। घायल होने के बावजूद वो पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। योशितो के हमले से सर्पेंट बुरी तरह पीछे हटता है। जब योशितो को दिखता है कि मौका उम्मीद से कम है तो वो चिढ़ जाता है। इससे पहले कि वो उसे खत्म करता, सर्पेंट के हिलने से वो पीछे गिर गया। ओकियोमी योशितो को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। वो अभी भी खुद को दोषी मान रहा है। ओकियोमी माफी मांगता है, पर योशितो उसे टाल देता है क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। योशितो उसे याद दिलाता है कि उनकी प्रायोरिटी अभी सामने खड़े मॉन्स्टर को हराना है। अचानक सर्पेंट लड़ने के बजाय सेफ एरिया की बाउंड्री की तरफ झपटता है। वो प्रोटेक्टेड जोन से ऐसे टकराता है जैसे बैरियर को टेस्ट कर रहा हो। मॉन्स्टर आगे बढ़ता रहता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। सेफ एरिया से तेज ग्रीन एनर्जी निकलती है जो सर्पेंट को पीछे धकेल देती है। बैरियर का ऑटोमेटिक डिफेंस देख योशितो हैरान है। उसे समझ आया कि मॉन्स्टर के सेफ एरिया में घुसने पर क्या होता है। हार मानने के बजाय वो सांप चाल बदलकर नीचे की तरफ खुदाई करने लगा। उसकी अजीब हरकत से दोनों हैरान हैं। योशितो सोचता है वो क्या प्लान कर रहा है। सांप फर्श में इतनी जोर से छेद करता है कि नीचे वाला लेवल भी टूट गया। उसे गायब होते देख उन्हें शक हुआ कि वो नीचे जा रहा है। योशितो हैरान है क्योंकि मॉन्स्टर्स को चैलेंजर्स के ऊपर चढ़ने पर ताकतवर होना चाहिए, न कि नीचे जाने पर। वो समझ गया कि अगर ऐसा जीव नीचे के अनजान एक्सप्लोरर्स तक पहुंचा तो बड़ा खतरा होगा। ओकिवामी भी मानता है कि इसे छूना तबाही होगी। वो कहता है कि कमजोर चैलेंजर्स तक पहुंचने पर यह सांप भारी नुकसान करेगा। उन्होंने उस छेद से नीचे देखा जो मॉन्स्टर ने बनाया था। ओकियोमी कंफर्म करता है कि नामुमकिन सच हो गया। मॉन्स्टर ने सच में फ्लोर क्रॉस कर लिया है। वो समझाता है कि टावर रूल्स के हिसाब से एंट्रेंस के सेफ जोन्स मॉन्स्टर्स को लेवल्स के बीच जाने से रोकते हैं। टावर का स्ट्रक्चर ही उन्हें ऊपर नीचे जाने से रोकता है। सिर्फ खास ताकतवर एनॉमलीज ही इस नियम को तोड़ सकते हैं। ओकियोमी कहता है कि ये आयरन स्नेक भी उन्हीं एनॉमलीज में से एक है। वो बताता है कि मैनेजमेंट ब्यूरो ऐसे एबनॉर्मल जीवों को अलग कैटेगरी में रखकर स्पेशल प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करता है। योशितो चौंक गया कि मॉन्स्टर्स की एक छुपी कैटेगरी भी है जिसके बारे में उसने सुना नहीं। ओकियोमी उन्हें एरस कहता है। योशितो वो शब्द दोहराता है, ये समझने के लिए कि उनका सामना किससे हुआ है। ओकिवामी कहता है नेम्ड एरर्स के नॉलेज ब्यूरो और एलीट एक्सप्लोरर्स तक सीमित है। अब क्या जरूरी है ये तय कर वो निकलने की तैयारी करता है। ओकियोमी योशितो से तुरंत वापस चलने को कहता है। उनका पहला काम मैनेजमेंट ब्यूरो को एनॉमली रिपोर्ट करना है। वो टूटी गुफा से एग्जिट की ओर बढ़ते हैं। कांपते टावर के बीच वो बैटलफील्ड छोड़ देते हैं। निकलने से पहले योशितो को एक जानी पहचानी आवाज रोक लेती है। बचाई गई औरतें शौक में उसे टोकती हैं क्योंकि उन्हें लगा वो मर गया। योशितो को याद आता है कि उसकी मौत का नज़ारा उसी पल देखा गया था। हैरान होकर वो अपनी चाल चलता है और सफाई ढूंढने लगता है। वो दावा करता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था और वो कभी मरा ही नहीं। मन ही मन वो खुद को शाबाशी देता है कि उसने इस हादसे को उनके लिए कम ड्रामेटिक बना दिया। लड़कियां उसे घूरती हैं, समझ नहीं पा रही कि उसकी इस एक्सप्लेनेशन पर यकीन करें या नहीं। उसकी कहानी तब बिगड़ने लगती है जब उनमें से एक कहती है कि खून भी असली लग रहा था। वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और इसे एक स्पेशल इल्यूजन बताकर उन्हें मना ही लेता है। नीले बालों वाली लड़की उसे चुपचाप देख रही है। उसे यकीन नहीं है। योशितो बातचीत कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तीनों औरतें जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहती हैं। उनकी ग्रैटिट्यूड योशितो को लड़ाई से ज्यादा हैरान कर देती है।
वो सादगी से जवाब देता है कि उसे बस इस बात की खुशी है कि सब बच गए। उसका ये शांत जवाब औरतों को भावुक कर देता है। उनमें से एक हिम्मत जुटाकर उसके पास आती है और कुछ पर्सन पूछती है। उसने योशितो से उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगा। दूसरी तरफ एक डरी लड़की को खतरे का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि इवैक्यूएशन कंप्लीट है, बस 2 लोग अंदर हैं। ओकियोमी कंफर्म करता है कि बाकी सब बाहर हैं। योशितो वादा करता है कि वे जल्द लौटेंगे। हालांकि वो इस अटेंशन से घबराया है। लड़की अभी जाने को मान जाती है। योशितो उसे जाने को कहता है और वार्न करता है कि आयरन स्नेक फिर हमला कर सकता है। सर्वाइवर्स को भेजकर वो ओकियोमी से मिलता है, जो इंतजार कर रही थी। ओकोयोमी योशितो की तारीफ करता है कि वो रिवॉर्ड डिजर्व करता है, पर योशितो मना कर देता है। जब योशितो बात टालता है तो वो उसे और चिढ़ाता है। फिर वो फोकस करके डिसाइड करता है कि उन्हें टेलीपोर्टेशन गेट से बेस लौटना चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि टेलीपोर्टेशन गेट्स एक ही मैजिक टावर के अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ते हैं। ये गेट्स पहली, 5वीं, 10वीं और हर 5वीं फ्लोर पर सेफ एरियाज में होते हैं। एक्सप्लोरर्स के पहुंचते ही गेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। योशितो को खुशी है कि पास ही एक गेट है, क्योंकि बिना गेट्स वाले फ्लोर्स पर एक्सप्लोरर्स आयरन स्नेक से नहीं बच पाएंगे। वो सीधा कड़वा सवाल पूछता है और ओकोयोमी कंफर्म करती है कि फंसे हुए एक्सप्लोरर्स भाग नहीं पाएंगे। यही वजह है कि ओकोयोमी इंसिस्ट करती है कि उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। वो तुरंत ब्यूरो वापस जाने का फैसला करता है। वहां से वो फियोन और बाकी लोगों के साथ मिलकर इस एनोमली को ठीक से खत्म कर सकते हैं। ब्यूरो में उनकी रिपोर्ट फॉर्मली रिसीव कर ली जाती है। नुकसान फैल रहा है और क्रोटस के लोअर फ्लोर्स पर कई कैजुअलिटीज कंफर्म हुई हैं। ब्यूरो इसे स्टील फ्रैक्चर आइडेंटिफाई करता है। इसे फर्स्ट नेम्ड रूप क्लास का टॉप प्रायोरिटी नेम्ड एरर क्लासिफाइड किया गया है, जिसके लिए तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस चाहिए। जवाब में ग्रेट डीमन टावर में एक्सप्लोरेशन टेम्परेरीली सस्पेंड कर दी गई है। ब्यूरो की एक हाई रैंकिंग औरत खुद थ्रेट हैंडल करने का फैसला करती है और फ्रैक्चर्ड स्टील को खत्म करने का ऑर्डर देती है। ओकियोमी मानता है कि योशितो के साथ भी वे इसे नहीं हरा सके। रिस्पांस टीम चुनने पर वो खुद जाने के लिए वॉलंटियर करता है। योशितो खामोशी से ये फैसला देखता है। ब्यूरो की औरत उसे चिंता न करने को कहती है। वो डिवाइस एक्टिवेट कर डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट की तैयारी शुरू करती है। मिशन के लिए तैयार होते ही उसके चारों ओर पावर जमा होने लगती है। योशितो को लगता है कि ये ऑपरेशन सबसे अलग होगा। एक और प्रेजेंस पहुंचती है, जो इशारा है कि ब्यूरो के एलीट अब मोबिलाइज हो रहे हैं। वो औरत दोहराती है कि वो खुद रिस्पांस लीड करेगी। योशितो बस यही सोच रहा है कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो गई है। प्रोटोसुम की 8वीं फ्लोर पर उस सरपेंट के हमले के निशान टूटी हुई दीवारों और खून से सने पत्थरों पर साफ ब्यूरो वाली औरत बताती है कि 25वीं फ्लोर पर योशितो की टीम से लड़कर स्टील फ्रैक्चरर 8वीं फ्लोर पर आ गया और पास के चैलेंजर्स पर हमला कर दिया। स्काउट्स की रिपोर्ट है कि यहाँ अभी भी हलचल है, मतलब टारगेट अभी भी पास ही है। वो साफ कहती है कि वो उसे फिर से भागने नहीं सकते। योशितो देखता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स उससे पहले आ गए थे और सोचता है कि क्या उन पहले भेजना डेंजरस था। उसे एक पुरानी डिजास्टर याद आती है और डर है कि कहीं वैसा ही नुकसान फिर से ना हो। वो इसे टालते हुए बताती है कि ब्यूरो ने इस थ्रेट के लिए स्पेशलाइज्ड टीम भेजी है। ओकोयो कहता है कि स्पेशलिस्ट्स अभी पहुंचे हैं। वो योशितो का ध्यान आने वाली फोर्स की तरफ खींचता है। ये नए लोग टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के मैनेजमेंट ब्यूरो की स्पेशल टास्क फोर्स हैं, जिन्हें योकावा स्क्वाड कहा जाता है। ओकोयामी शायद उनका इंट्रोडक्शन देता है, जबकि योशितो इस नाम को सुनकर हैरानी जताता है। स्क्वाड मेंबर रिपोर्ट करता है कि आसपास के एरिया की जांच हो चुकी है और रुक रुक झटके आ रहे हैं। उसका मानना है कि टारगेट शायद वॉल के अंदर आराम कर रहा है और हिलने पर भूकंप ला रहा है। योशितो ध्यान से सुनता है। ये देखकर कि टीम कितनी मेथोडिकल और प्रिपेयर्ड है, स्क्वाड लीडर फेमस ओकियोई और योशितो दोनों से सीधे बात करता है। योशितो, जिसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्यों चुना गया, पूछता है कि उन्हें उससे क्या चाहिए। लीडर जवाब से पहले उसे देख उसकी वैल्यू मापता है। वो कोऑपरेशन के लिए दोनों को फॉर्मली थैंक करता है। वो कहता है कि ह्यू का स्क्वाड के लिए अकेले हैंडल करना आइडियल होता, पर यह थ्रेट अब टावर बॉस के लेवल का सर्टिफाई हो चुका है। वो कहता है कि योशितो और ओकोयोमी के साथ लड़कर वो विक्टिम्स कम कर सकते हैं। कैजुअलिटीज शब्द सुनते ही योशितो का ध्यान तुरंत उस पर जाता है। वो इसे चैलेंज करता है क्योंकि वो लॉसेस को इनएविटेबल नहीं मानता। ओकियोमी जवाब देता है कि उनके होते हुए कोई कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। योशितो वादा करता है कि यहाँ अब कोई और नहीं रहेगा। स्क्वाड लीडर शांत भाव से रिजॉल्व एक्सेप्ट करता है। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही जमीन फिर हिलने लगती है। योशितो तुरंत समझ जाता है कि ये झटका सरपेंट की मूवमेंट है। ब्यूरो की औरत पैटर्न से समझ जाती है कि मॉन्स्टर वॉल के अंदर साइडवेज मूव नहीं कर रहा है। वो वॉर्न करती है कि डिस्टर्बेंस ठीक नीचे से है, तभी फ्लोर फट जाता है। स्टील फ्रैक्चर्स बाहर निकलते हैं और लड़ाई नए फेज में पहुंच जाती है। स्क्वाड लीडर तुरंत ह्योका स्क्वाड को एक्शन के लिए बुलाता है। शुरू करने का ऑर्डर मिलते ही हंटर्स सीधी टक्कर के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़ाई शुरू होते ही स्क्वाड अपनी जादुई तलवारें निकालती है और लोहे के सांप को घेर लेती है। ह्योका फाइटर्स पूरी प्रिसीजन से एक साथ हमला करते हैं। एक यूनिट की तरह मूव करते हुए वे उस विशाल सांप को घेर कर उसे हर तरफ से खतरों का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड हमला मॉन्स्टर पर दबाव बनाने लगता है, इससे पहले कि वो संभल पाए। जवाब में सांप दूर से हमला करने के लिए कई धारदार टहनियां छोड़ता है। ह्योका स्क्वाड इस हमले का डटकर सामना करती है और एक ही मोशन में वार रोककर पलटवार करती है। तभी एक हंटर को एहसास होता है कि एक टहनी डिफेंस लाइन के पार निकल गई है।
उसके टीममेट्स ने सही समय पर उसे रोक लिया और अपनी कोऑर्डिनेशन से फॉर्मेशन बनाए रखी। पीछे से देखते हुए ऑब्जर्वर्स ने ह्योका स्क्वाड की उस खास टीम वर्क को पहचान लिया। वे गौर करते हैं कि इस लेवल की कोऑर्डिनेशन मामूली मिड टियर बॉसेस को हराने के लिए काफी है। लेकिन वेटरन ऑब्जर्वर तुरंत चेतावनी देता है कि ये दुश्मन उस स्टैंडर्ड से ऊपर है। आयरन सरपेंट अपनी ताकत से माहिर फाइटर्स को भी पस्त करके उसकी बात सच साबित कर देता है। वो नतीजा निकालता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एलीट आइस ह्योका टीम भी ज्यादा नहीं टिक पाएगी। हालात बिगड़ते देख वेटरन योशितो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो तैयार है। योशितो बिना हिचकिचाहट मान जाता है और दोनों अपनी पूरी ताकत से बीच में आने का फैसला करते हैं। वे तेजी से बैटलफील्ड में कूदते हैं, धूल उड़ाते हुए। वेटरन आगे है और योशितो पीछे, दोनों ही इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश में हैं। वेटरन पहले अटैक करता है, सरपेंट की ओर जलता रास्ता बनते हुए। वो अपनी रेड ब्लेड पूरे फोकस से निकालता है ताकि मॉन्स्टर को पीछे धकेल सके। उसका वार इतना जोरदार है कि सरपेंट की आर्मर्ड बॉडी डगमगा गई। उस वार से एक ओपनिंग मिलती है और योशितो मॉन्स्टर के सिर की ओर ऊपर उछल जाता है। योशितो अपने रेड वेपन के साथ डाइव करता है उस मौके का फायदा उठाने के लिए। सरपेंट तुरंत रिएक्ट कर डिसाइसिव हिट से पहले उसे रोकने मुड़ता है। योशितो का अटैक आर्मर तोड़ने के बजाय उससे टकराकर फिसल जाता है। सरपेंट जवाब में उस पर जानलेवा टेंड्रिल्स की एक और लहर छोड़ देता है। योशितो बचने के लिए हटना पड़ता है और वो इनिशिएटिव खो देता है। सरपेंट को खिसकते देख वेटरन कोसता है कि वो उसे भागने दे रहे हैं। पीछा जारी रहने से पहले एक नई प्रेजेंस हाई स्पीड में आती है। रीटो फियोन शांति से डिक्लेयर करती है कि अब उसकी बारी है। वो जबरदस्त कंट्रोल के साथ लड़ाई में उतरती है और तुरंत सरपेंट का ध्यान खींच लेती है। खुद को मॉन्स्टर और दूसरों के बीच रखते हुए वो उसे आगे नहीं जाने देती। ऑब्जर्वर्स हैरान है ये देखकर कि फियोन आखिरकार सीरियसली लड़ रही है। वे बताते हैं कि उसका स्टाइल मैजिक कंट्रोल से बॉडी एनहेंसमेंट और एक्सट्रीम स्पीड को मिलाता है और वो अपनी यूनिक एबिलिटी यूज करने वाली है। फियोन फ्रॉस्ट एक्टिवेट कर खुद को और वेपन को आईसी पावर से घेर लेती है। वेटरन योशितो से कहता है कि स्पीड समझने के लिए ध्यान से देखे। फियोन एक बिल्कुल अलग लेवल पर काम करती है। फियोन रफ्तार के साथ गायब हो जाती है, इतनी तेज कि अटैक को फॉलो करना लगभग इम्पॉसिबल है। उसका पहला वार सरपेंट की बॉडी को चीर देता है और उसके शरीर में एक शॉक भेज देता है। वो स्मूथली लैंड कर बिना मूवमेंट वेस्ट किए तुरंत स्ट्राइक की तैयारी करती है। सरपेंट पोजीशन बदलना चाहता है पर पीछे धकेला जा रहा है। वो हताशा में अपनी स्पीड और मास से कुचलने की कोशिश करता है। वो रास्ते में आइस लैटिस बना उसे रोकती है जिससे हमला जाल बन जाता है। सरपेंट फ्रोजन बैरियर से टकराता है पर हर टक्कर उसे धीमा कर मोड़ देती है और वो उन सर्फेसेस को फुटहोल्ड्स की तरह यूज करती है। फियोन एजिलिटी से मॉन्स्टर के चारों ओर घूमती है। वो उसके ऊपर उठती है, काउंटर अटैक की लाइन से बस बाहर रहते हुए। फिर वो अपनी बनाई फ्रोजन ढलान पर फिसलती है और चलते चलते बैटलफील्ड कंट्रोल करती है। सरपेंट की टेंडल्स वार करती हैं पर उसे पकड़ नहीं पाती। फियोन अटैक के लिए ऊपर चढ़ती है जबकि मॉन्स्टर उसे ट्रैक करने में स्ट्रगल कर रहा है। वो वीक पॉइंट पर फोकस करके स्ट्राइक के लिए सरपेंट की गर्दन पर कूदती है। वो अपनी ब्लेड उसके आर्मर में उतार देती है। इस बार कट मेटालिक बॉडी को चीर कर फ्रॉस्ट के साथ उसे खोल देता है। योशितो हैरान है कि उसने सच में मेटल काट दिया। वेटरन कहता है फियोन की राइम उसकी पावर सिंप्लीफाई करती है और मैजिक कंट्रोल उसे प्रिसाइज अटैक्स में बदल देता है। वो कहता है योशितो जो देख रहा है वो ब्यूरो चीफ की असली ताकत है। फियोन सबको रेडी होने का ऑर्डर देती है। वो चाहती है पूरी फोर्स इस फर्स्ट क्लास डेजिग्नेटेड एंटिटी को अभी खत्म कर दे। योशितो को लगा बैटल फिलहाल उसकी पहुंच से बाहर है। फियोन स्वॉर्ड उठाती है, सरपेंट को दबाए रखने के लिए तैयार। सरपेंट की साइड बदली जो नए रिस्पॉन्स का सिग्नल है। पीछे हटने के बजाय वो टेंड्रिल्स का स्वार्म छोड़ देता है। कोर चमकने के साथ अटैक बढ़ता है और बैटलफील्ड ब्लेड से भर जाता है जो सबको प्रेशर में पीछे धकेल रही हैं। एक ह्यूका फाइटर को लगा वो डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए पास नहीं जा पा रहा। सरपेंट कियोस का फायदा उठाकर तेजी से दूरी बढ़ा लेता है। फियोन भी पल भर को एंगल खो देती है और उसे भागने से रोकने का रास्ता नहीं सोचता। तभी कोई चीज तेजी से जमीन चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। फियोन रेड स्ट्रीक को पास आते देख लेती है। योशितो लापरवाही से अंदर घुसता है। उसे सीधे सरपेंट की ओर जाते देख वेटरन घबरा जाती है। मॉन्स्टर तुरंत इंट्रूडर को रोकने के लिए कई टेंड्रिल्स उसकी ओर मोड़ देता है। योशितो जानलेवा हमले में फंसकर मौत के करीब पहुंचता है। हमला भारी पड़ने पर उसकी आंखें धुंधला जाती हैं और वो मारा जाता है और सिस्टम मौत कंफर्म कर देता है। मौत की कीमत के तौर पर परमानेंट वाइटैलिटी पेनल्टी लगती है। तभी उसका स्पेशल इफेक्ट डीबफ रिवर्स कर सब ठीक कर देता है। वो तुरंत रिस्पॉन होकर किसी के रोकने से पहले सरपेंट की बॉडी पकड़कर उससे चिपक जाता है। वो शिकायत करता है कि फियोन के अजीब हमले की वजह से कोई और पास नहीं जा सकता। वो तय करता है कि इस केओस में अगर कोई सरपेंट से चिपका रह सकता है तो वो वही है। योशितो ठान लेता है कि वो नहीं छोड़ेगा चाहे फिर से मर पड़े। वो बताता है कि उसने अपना रिस्पॉन पॉइंट खुद सरपेंट को बनाकर यह मुमकिन किया है। लटके रहने के अलावा कोई प्लान न होने पर भी सरपेंट उसे नोटिस कर मर्डर इंटेंट से लॉक हो जाता है। वो उसे झटकने के लिए वाइल्डली एक्सेलरेट करता है। योशितो घबरा गया क्योंकि स्पीड बॉस स्टैंडर्ड से भी एब्सर्ड थी। उसे लगा मॉन्स्टर मुमकिन हद से कहीं ज्यादा तेज है। फेंके जाने पर भी वो चिल्लाया कि यह अनफेयर है। सरपेंट के कैवर्न में घूमने पर वो लटकने की कोशिश करता है। खिंचाव उसे दीवार से दे मारता है।
जिससे वो लहूलुहान हो गया। बॉडी टूटने और रिस्पॉन होने पर वो चिल्लाया, फिर भी पकड़ बनाए रख वो चोट के बावजूद शिकायत करता रहा। सरपेंट काम तमाम करने को और टेंड्रिल्स भेजता है। योशितो को लगा वो बुरी पोजीशन में है। टेंड्रिल्स उसे चीरते हैं और लटके रहने पर ही उसे मर देते हैं। जैसे ही वो फिर रिस्पॉन होने लगा, वो गुस्से में मॉन्स्टर से बोला। वो उससे रुकने की भीख मांगता है ताकि वो कुछ सोच सके। लटके हुए वो सरपेंट की चाल समझने की कोशिश करता है। फिर वो उसे टनल की तरफ भागते देख समझता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट जगह जा रहा है। वो उसे रोकता है, पर सरपेंट बढ़ता रहता है। पीछा उन्हें प्रोटियस की अपर लेयर में ले जाता है। नए चैम्बर में माहौल बदल जाता है। सरपेंट फुल स्पीड में अपर एरिया में घुस जाता है। योशितो दूर जा गिरता है और हवा में कलाबाजियां खाने लगता है। वो ढलान पर जोर से गिरता है और मुश्किल से संभलता है। बड़बड़ाते हुए वो देखने के लिए खड़ा होता है कि वो कहाँ आ पहुंचा है। जो वो देखता है उससे तुरंत समझ आता है कि ये जगह अलग है। चैम्बर अजीब चमकते क्रिस्टल से भरा है। उसे शक है कि वो किसी असामान्य जगह है। उसे लगता है ये नॉर्मल कॉम्बैट जोन नहीं, बल्कि स्पेशल फ्लोर है। पास से देखने पर कंफर्म होता है कि यहाँ की जमीन और क्रिस्टल्स नीचे के माइनिंग एरिया से अलग हैं। योशितो का एहसास होता है कि उसे सरपेंट का घोंसला मिल गया। वो मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है जो टेंड्रिल से घिरा है और पूरी जगह कंट्रोल कर रहा है। वो तुरंत शिकार शुरू कर उसे हर तरफ से घेर लेता है। योशितो ढलान पर बचकर भागता है और हमलों से बचता है। वो मानता है कि आयरन सरपेंट को अकेले हराना मुमकिन नहीं है। अब उसका प्लान सरवाइव करना है जब तक वो डायरेक्टर और बाकी सबको फोर्स के साथ यहाँ न ले आए। भागने का सोचते ही सरपेंट उसे रोकने झपटता है। एक बार उसे उड़ा ही देता इससे पहले कि वो रिएक्ट करता। अब योशितो पीछे हटने का फैसला करता है। उसे वापस जाने वाली टनल दिखती है और वो उसे ही अपना रास्ता बनाता है। वो पूरी ताकत से एग्जिट की तरफ भागता है। भागते हुए वो दूसरों को चिल्लाकर कहता है कि फिलहाल यहाँ से दूर रहें। वो सांप बिना रुके उसका पीछा कर रहा है, उसकी पीठ पर भाले मार रहा है। वो एक और जानलेवा हमले से बचता है और समझता है कि वो मौत के कितने करीब है। एक प्रोजेक्टाइल पास से गुजरा, बस बाल बाल बचा। सांप हमलों का बवंडर बना देता है ताकि वो भाग न सके। योशितो को टनल दिखी, पर उसे घेरती टेंड्रिल्स भी नजर आईं। इतने प्रेशर में भी वो मॉन्स्टर को उसे ना पकड़ पाने के लिए चिढ़ाता है। उसके मूवमेंट को देखते हुए उसे शरीर के नीचे थोड़ी जगह दिखी। वो उस गैप से निकलकर थोड़ी दूरी बना लेता है। एग्जिट सामने देखकर वो लड़ाई छोड़ जानकारी लेकर निकलने का फैसला करता है। वो टनल में कूद गया और सांप की टेंडल्स पीछे टकराईं। शाफ्ट से गिरते हुए वो उस गुस्सैल मॉन्स्टर को ऊपर छोड़ देता है। नीचे बाकी सब इकट्ठा हो रहे थे जब ऊपर की हलचल ने ध्यान खींचा। फ्यूएन को तुरंत कुछ लगा और वो मुड़ा। योशितो वापस सबके सामने आ गिरा और सब उसे आवाज देते हैं। वो खड़ा होकर मानता है कि वो जिंदा बच गया। बाकी कहते हैं कि उसके आयरन सरपेंट सन गायब होने पर वो परेशान थे, हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वो किसी तरह बच जाएगा। योशितो कहता है उसकी रेकलेस ट्रिप बेकार नहीं थी, क्योंकि उसे कुछ जरूरी पता चला। फियोन उसे तुरंत रिपोर्ट करने को कहती है। वो बताता है उसे अपर फ्लोर्स पर आयरन सरपेंट का लेयर मिला और उसे लगता है एक फुल ग्रुप असॉल्ट से आखिरकार ये खत्म हो सकता है। टीम मानती है कि अगली लड़ाई एक कोऑर्डिनेटेड एक्सटर्मिनेशन होनी चाहिए। फियोन एक खास क्लू पर फोकस करती है और ब्लैक स्टील फ्रैक्चर के बारे में पूछती है। फिर वो पूछती है क्या उसने वहां अजीब रंग के मैजिक स्टोन्स देखे। वो कंफर्म करता है कि नेस्ट के क्रिस्टल्स माइनिंग एरिया से अलग थे। चमकते पत्थरों को याद कर योशितो समझा कि शायद यही डिटेल की है। फुए उसे थैंक्स कहती है। अब फाइनल पीस उसकी एनालिसिस में फिट है। योशिता एक्सप्लेनेशन का वेट करता है, उसे बात पूरी समझ नहीं आई। फुए बताती है कि पिछली लड़ाई के बाद आइस फ्लावर स्क्वाड ने आयरन सरपेंट के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया था। फाइंडिंग्स से पता चला टारगेट हाई प्योरिटी मैजिक पर चलता है, न कि टावर में मिलने वाले इम्प्योर स्टोन्स पर। इस कॉन्ट्राडिक्शन से उसने अंदाजा लगाया था कि हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन्स के लिए कोई अलग जगह जरूर होगी। योशितो की रिपोर्ट कंफर्म करती है कि अपर नेस्ट के वो अजीब क्रिस्टल्स वही स्टोन्स हैं जिससे डायरेक्टर का अंदाजा सही साबित होता है। फुए कहता है कि स्टोन्स सिर्फ नेस्ट को पावर देते हैं, इसलिए स्टील फ्रैक्चरर ज्यादा देर लेयर से बाहर नहीं रह सकता, जिससे पता चलता है उसे कैसे हराना है। ग्रुप फिर टारगेट घेरता है और व्हाइट हेयर डायरेक्टर कसम खाती है कि इस बार वो इसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। योशितो के पूछने पर डायरेक्टर रुक गई, जैसे आगे कुछ अजीब हो। वो योशितो को गाइड करने का ऑर्डर देती है। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे दुश्मन का पता नहीं। वो गुफा में और अंदर गए जब तक टारगेट दिख नहीं गया। आयरन स्नेक जादुई पत्थर खाते हुए मिला, दिखाते हुए वो पावर कैसे पाता है। योशितो समझ गया कि मॉन्स्टर रिचार्ज हो रहा है। इससे पहले वो फोकस करता, अचानक कोई लीज पर चढ़ आया। व्हाइट यूनिफॉर्म वाला एक सबऑर्डिनेट ऊपर आया और योशितो अजीब तरह से उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। वो आदमी से सबूत मानता है कि कॉन्करर छोटी चीजों में भी कमाल है। सबके आने पर डायरेक्टर सिग्नल देती है। योशितो दूसरों की इंटेंसिटी देख नर्वस हंसता है। डायरेक्टर वेपन निकाल जंग शुरू करती है। वो सबको पूरी ताकत से अटैक करने को कहती है। स्ट्राइक टीम आयरन स्नेक को खत्म करने को टूट पड़ती है। आखिरकार मॉन्स्टर का पूरा ध्यान उन पर गया। आयरन स्नेक आगे बढ़ा और हमले का सामना करते हुए बैटलफील्ड हिला दिया। विजेता खुद को लड़ाई में झोंक देता है। उसे यकीन है कि एक सच्चा लीडर लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकता। वो पूरी तरह समर्पित है। जब तक उसमें जान है वो किसी और की कुर्बानी नहीं होने देगा।
उसका इरादा पक्का है कि वो इस दुख को यहीं खत्म कर देगा। वो जम जाता है और एक आखिरी वार की तैयारी करता है। पूरी ताकत से वो एक दहकता वार करता है। आयरन स्नेक तुरंत रिएक्ट कर उसे रोकने झपकता है। विजेता एक फ्लेमिंग स्लैश के साथ उसका डटकर संभलता है। उसकी तलवार और मॉन्स्टर की टक्कर से गुफा का फर्श फट जाता है। टक्कर की ताकत उसके हथियार को शॉकवेव के पार ले जाती है, पर दुश्मन के पार नहीं। आयरन स्नेक पीछे हटता है और मुड़ जाता है। उसे कुछ नहीं हुआ। योशितो हैरान रह जाता है कि मॉन्स्टर उस हमले के बाद भी बच गया। वो विजेता की पावर देखकर दंग है, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। स्नेक की आंखें घूमती हैं, टैक्टिक्स बदल रही हैं। उसका शरीर चाबुक जैसे अंगों में बंट गया, जिनके सिरों पर ब्लेड्स हैं। मैदान किलिंग जोन बन गया। पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी विजेता को एहसास होता है कि वो अब भी उसे हरा नहीं पाया है। बदले हुए अंग हर दिशा से ऊपर से बरसने लगते हैं। अचानक पूरी स्क्वाड मॉन्स्टर के कई धारदार हाथों से घिर जाती है। वो अंग उनके चारों तरफ जमीन में धंस जाते हैं, जिससे टीम को जान बचाकर भागना पड़ता है। योशितो देखता है कि उस बौछार के नीचे फॉर्मेशन टूट रही है। डायरेक्टर हमला झेलता है और मैदान में चीखें गूंजती हैं। घूमते ब्लेड से सबॉर्डिनेट्स को सांस लेने की जगह नहीं मिलती। कई रोकने की कोशिश करते हैं, पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक फाइटर का मानना है कि ट्रेंड थ्रेट हंटर्स को मारने के लिए ऐसे हमले काफी नहीं। वो उस कॉन्फिडेंस को कुछ ज्यादा ही देर तक पकड़े रहता है। योशितो नया खतरा देख ऊपर से हमले की वार्निंग देता है। आखिरकार उस सबॉर्डिनेट को अपनी तरफ आती वो स्पिनिंग ब्लेड दिख जाती है। वो रिएक्ट करने से पहले ही मारा जाता है और बैटलफील्ड में खून फैल जाता है। साथी को मरते देख कॉन्करर एक पल को थम जाता है। यहाँ तक कि डायरेक्टर भी इस लॉस से हिल गया है। मुराशिमा और हामानो चिल्ला उठते हैं। उन्हें एहसास है कि उनके और लोग भी मौत के साए में हैं। वो ब्लेडेड लिम्स बिना रुके सर्वाइवर्स का शिकार करते रहते हैं। मौतें बढ़ने के साथ एक और सबॉर्डिनेट मारा जाता है। बच्चे फाइटर्स मोर्चा संभालने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर के हमले उन्हें तोड़ रहे हैं। योशितो उन्हें वापस होश में लाता है और वार्निंग देता है कि अभी फोकस न खोएं। वो कहता है कि शोक मनाने के लिए उनके बचने तक रुकना होगा। अगर सब यहाँ मर गए तो शहीदों को सम्मान देने वाला कोई नहीं बचेगा। वो याद उन साथियों की यादें ताज़ा करती है जो पिछली लड़ाइयों में यूं ही मारे गए थे। पिछली तबाही की झलक योशितो को हिचकिचाने से रोकती है। बचा हुआ सबॉर्डिनेट खून से सनी लाश देख हार की कीमत समझ जाता है। वो योशितो की कड़वी लॉजिक मान लेता है। दुख पीकर वो टिके रहने और लड़ते रहने का फैसला करता है। कॉन्करर लगातार आती तलवारें हटाकर दूसरों को जगह दे रहा है, पर योशितो से कहता है कि दुश्मन के हमले भारी पड़ रहे हैं। बैक टू बैक हो जाओ। दोनों ने पूछा कि अब कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी। डायरेक्टर फ्रॉस्टबाइट का नाम लेकर जवाब देती है। वो तुरंत अल्टीमेट एक्सपेंशन कर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक चलाती है। गुफा में फ्रीजिंग डोमेन फैलकर बैटलफील्ड को बर्फ से ढक देता है और मॉन्स्टर धीमा हो जाता है। एक फंसा सबॉर्डिनेट माफी मांगता है कि वो बहुत कमजोर है। दूसरा बस पछताता है कि वो और स्ट्रांग क्यों नहीं था। ट्रांसफॉर्म डायरेक्टर कहती है कि पहले एक्शन लेती तो किसी को चोट न लगती। योशितो देखता है कि डायरेक्टर की प्रेजेंस पूरी तरह बदल गई है। वो नए सफेद बालों वाले रूप में आती है, एकदम शांत और कंपोज्ड, जैसे कोई और आ गया हो। वो देरी की भरपाई खुद खतरा खत्म करके करने का वार करती है। उसकी आंखें और ऑरा साफ करते हैं कि लड़ाई नए फेज में है। मैदान जमते ही आयरन स्नेक और उसके अंग उसकी ओर मुड़ते हैं। मॉन्स्टर एक साथ सारे अंगों से हमला करता है ताकि उसे मौका ना मिले। वो नजरें सिकोड़कर तुरंत अटैक पैटर्न पढ़ लेती है। असंभव स्पीड से वो आफ्टर इमेजेस छोड़ती हमलों के बीच से निकलती है। वो मॉन्स्टर के अंगों को ही अपना रास्ता बना आगे बढ़ती है। ऊपर घूमते ब्लेड्स भी उसे नहीं पकड़ पाते। वो एक और वार से बच बिना मोमेंटम खोए आगे बढ़ती है। मारने का फैसला करते हुए उसके भाव नहीं बदलते। बर्फीली ताकत का वार अंगों को काट सिर का रास्ता खोलता है। मॉन्स्टर उसे घेरने की कोशिश करता है, पर वो हवा में है, बिल्कुल अनटचेबल। वो सटीक और फ्लूइड मूवमेंट्स के साथ जाल से निकल जाती है। एक पल के लिए वो हमलों के बीच में बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। फिर वो बिजली की तरह वार करना शुरू करती है, हर एंगल से अंगों को काटते हुए। पहुंचने से पहले ही धारदार अंग टुकड़े टुकड़े होकर जम जाते हैं। आयरन स्नेक दहाड़ता है क्योंकि उसके बदले हुए हाथ कटकर बिखर जाते हैं। पीछे धकेले जाने पर वो काउंटर अटैक के लिए मेन बॉडी घुमाता है। वो हमले से बचती है और आखिरी वार के लिए सही दूरी बनाए रखती है। स्नेक अपने सिर से उसे कुचलने की कोशिश करता है। वो डटकर सामना करती है और कहती है कि वो खुद उसका सिर काट देगी। मन में जीत पक्की करके वो आखिरी वार के लिए अपनी तलवार उठाती है। सिर की ओर बढ़ते ही ऊपर विशाल आइस ब्लेड बनता है। आयरन स्नेक खतरा भांपता है, पर बहुत देर हो चुकी है। वो अपनी पूरी पावर एक क्लीन एग्जीक्यूशन स्ट्राइक में लगा देती है। उसकी ब्लेड मॉन्स्टर के चेहरे पर ब्लाइंडिंग फोर्स के साथ गिरती है। सांप की आंख फट गई, पर सिर पूरी तरह अलग नहीं हुआ। वो इम्पैक्ट के साथ कट गहरा करने की कोशिश करती है। घाव के चारों ओर फ्रोजन पावर फूट पड़ती है, पर एंगल गलत है। डिकैपिटेट करने के बजाय स्ट्राइक मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देती है। उसे फ्रस्ट्रेशन में रियलाइज हुआ कि उसने फिनिश करने की एग्जैक्ट लाइन मिस कर दी। संभलने से पहले आयरन स्नेक की मैसिव बॉडी पीछे से घूमती है। उसकी पूंछ हैमसा वार करती है। वो ब्लो ट्रांसफॉर्म डायरेक्टर को कैवर्न की दीवार से टकरा देता है। इससे खून निकलता है और उसका मोमेंटम टूट जाता है। योशितो उसे आवाज देता है जब वो मलबे में गायब हो जाती है। उसकी स्वॉर्ड छूटकर पास की जमी हुई जमीन में धंस जाती है। ये देख योशितो को रियलाइज होता है कि उसका अपना वेपन इतना शार्प नहीं है
कि आयरन स्नेक का सिर काट सके। सिर्फ डायरेक्टर की मैजिक इन्फ्यूज स्वॉर्ड में डिकैपिटेशन के लिए जरूरी एज है। वो समझ जाता है कि उसकी गिरी ब्लेड ही अब इकलौता टूल है जो मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। घायल आयरन स्नेक अपना सिर फिर उठाता है। वो अभी भी जिंदा है। वो योशितो की तरफ मुड़ता है जो अब उसे चैलेंज करने वाला इकलौता इंसान है। डर के बावजूद वो अपनी सांसें थामता है। फिर वो मन बना लेता है, कीमत चुकाने को तैयार। वो अपने आखिरी मेथड को यूज करने की तैयारी करता है। वो अपनी जान देने को तैयार है अगर आखिरी बार के लिए यही जरूरी है। वो डटा रहता है और मॉन्स्टर आगे बढ़ता है। वो जानता है कि इस प्लान की भारी कीमत होगी, फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो बैटलफील्ड में गिरी तलवार की तरफ दौड़ता है। भले ही वो डायरेक्टर जितना तेज न हो, पर वो एक मौका बनाना चाहता है। वो तलवार झपटकर पोजीशन में आता है जबकि वो सांप पास आ रहा है। तलवार को इतनी जोर से पकड़ते हुए कि हाथ कट जाए। वो तय करता है कि वार पक्का करने का बस एक ही रास्ता है। वो गारंटीड स्ट्राइक करने का फैसला करता है, चाहे उससे पहले मरना ही पड़े। सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है कि उसकी मौत हो गई है। मैसेज बताता है कि मौत से स्ट्रेंथ हमेशा के लिए कम हो जाती है और उसकी स्पेशल एबिलिटी इसे मैसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज में बदल देती है। सिस्टम कंफर्म करता है कि रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया है। योशितो मानता है कि वो ऐसा पागलपन भरा तरीका कभी नहीं चुनता, पर अब कोई और रास्ता नहीं बचा। लॉजिक सिंपल है, अगर वो पहले खुद को मार ले तो रिवर्सल का फायदा उठाकर और भी ताकतवर होकर जिंदा हो सकता है। आयरन स्नेक के सामने दोबारा आते ही वो देखता है कि रिस्पॉन ने उसे सही जगह पहुंचा दिया है। मॉन्स्टर को उसकी वापसी समझने का मौका तक नहीं मिलता। रिवर्स डीबफ के साथ योशितो चमकती आंखों और जबरदस्त फोर्स से हमला करता है। वो आयरन स्नेक की बॉडी से टकराकर उसके डिफेंसेस को चीरता है। इंपैक्ट जोन के अंदर से पावर का क्रॉस शेप धमाका मॉन्स्टर को चीर देता है। डायरेक्टर के स्वॉर्ड से वो आखिरकार गर्दन पर डिसाइसिव कट मारता है। योशितो का दाव कामयाब देख कॉन्करर राहत की सांस लेता है। बचा सबॉर्डिनेट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। घायल डायरेक्टर घुटनों पर बैठी चुपचाप देख रही है। बोरोड स्वॉर्ड के साथ योशितो उतरा और पीछे मॉन्स्टर दम तोड़ने लगा। आयरन स्नेक आखिरकार धमाके के साथ गिर गया। धूल जमने पर डायरेक्टर नॉर्मल फॉर्म में आ गई और तबाही के बीच चुपचाप खड़ी रही। वो नाम लेकर योशितो को थैंक यू कहती है कि उसने लड़ाई खत्म की। खून देखकर वो बोली कि सबॉर्डिनेट्स का सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया। बॉस हार चुका है, इसलिए उनके सैक्रिफाइस का रिजल्ट मिल गया है। योशितो सहमत है, हालांकि जीभ भारी लग रही है। तभी अचानक एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। वो हैरान है क्योंकि लड़ाई खत्म होने के बाद उसे मैसेज की उम्मीद नहीं थी। सिस्टम अनाउंस करता है कि डीमन टावर का बॉस प्रोटियस हार चुका है और रिवॉर्ड्स इन्वेंट्री में भेज दिए गए हैं। योशितो डायरेक्टर की तरफ मुड़ा, कंफ्यूज्ड कि बॉस को हराने का मतलब क्या है। वो कहती है अब उसे जवाब समझ आ गया है। वो मानती है कि प्रोटियस में कोई खास बात ना होने की बात गलत थी। टावर के मॉन्स्टर्स की रिपोर्ट्स रिव्यू कर वो नए नतीजे पर पहुंची है। प्रोटियस का काम डिस्गाइज और ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा बॉस जो रूप बदलने वाले या छुपने वाले मॉन्स्टर्स से पहचाना जाता है। रिपोर्ट्स रिव्यू करते ही अजीब दुश्मन के बीच एक पैटर्न नजर आता है। इन सब मॉन्स्टर्स में एक बात कॉमन थी कि ये सब अपना असली रूप छुपा रहे थे। डायरेक्टर बताती हैं कि प्रोटियस तो बहुत ज्यादा बोल्ड था। वो बॉस की जगह रहने के बजाय टावर में यहाँ वहां घूमकर खुद को छुपा रहा था। ताकामिची अब इसका मतलब एहसास होता है कि वो आयरन सरपेंट ही शायद इस टावर का असली बॉस था। ओचिमी कंफर्म करती है कि बॉसेस कभी टॉप फ्लोर नहीं छोड़ते, जो इसे एक्सेप्शनल बनाता है। ताकामिची ये बात मान लेता है, लेकिन वो मानता है कि आखिरी बार उसने ही किया था। बोकिमी फौरन पूछती है कि क्या वो इस नतीजे से अनसेटिस्फाइड है। वो नाराजगी से मना करता है और अपनी असली परेशानी बताने की कोशिश करता है। वो मानता है कि ओकिनी और आइस ब्लॉसम स्क्वाड के बिना जीत इम्पॉसिबल होती। बचे हुए मेंबर्स सबूत हैं कि ये जीत पूरे ग्रुप की थी, सिर्फ उसकी अकेले की नहीं। ताकामिची मानता है कि अपनी शेखी के बावजूद वे सिर्फ दर्दनाक बलिदानों से ही जीत पाए। ये बात उसके अंदर एक नए संकल्प में बदल जाती है। जैसे ही सिस्टम प्रोटियस की हार और टावर इजेक्शन अनाउंस करता है, वो ठान लेता है कि उसे और स्ट्रांग बनना होगा। जब बैटलफील्ड खत्म हो रहा होता है तब बस यही ख्याल उसके दिमाग में रहता है। बाहर जीता हुआ टावर शहर पर छाया है और अब उसके बाद का काम शुरू होता है। जल्द ही ताकामिची और उसके साथियों को मैनेजमेंट ब्यूरो डायरेक्टर के ऑफिस बुलाया गया। वहां ताकामिची प्रोटियस से मिला यूनिक इक्विपमेंट डायरेक्टर के सामने रखता है। ओकिमी उसे बॉस से मिले उस रेयर रिवॉर्ड के रूप में पहचान लेता है और वो इसे कंफर्म करता है। फिर वो बाकी बचा सामान भी निकालता है। जब कीमती क्रिस्टल का ढेर दिखता है तब भी ओकिमी को समझ आता है कि वो सीरियस है। ताकामिची समझाता है कि बॉस रेड सबकी मेहनत का नतीजा था, इसलिए सब कुछ अपने पास रखना गलत होगा। वो फॉर्मल तरीके से सारे रिवॉर्ड्स ब्यूरो को सौंपता है, जिस पर ओकिमी पहले ही मान चुका है। वो कहता है कि ये रिसोर्सेज दूसरे एडवेंचरर्स की हेल्प में लगे। हॉलवे में कोई उन्हें रोकता है। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन आइस ब्लॉसम स्क्वाड के रयोतो के रूप में देता है। रयोतो बताता है कि वो ताकामिची का इंतजार कर रहा था और उसके साथी का भी, क्योंकि उसे एक रिक्वेस्ट करनी है। वो बताता है कि ग्रेट डीमन टावर ज़ीउस पर हमला नजदीक है और आइस ब्लॉसम स्क्वाड को तैनात किया जाएगा क्योंकि वो नेम्ड एरर्स में स्पेशलाइज करते हैं। हालांकि उसे उस स्क्वाड की लीडरशिप सौंपी गई है, पर पिछली लड़ाई ने उसे अपनी कमियों का एहसास करा दिया। उसे सबसे ज्यादा डर अपने और साथियों को खोने का है। उस डर के साथ वो मदद मांगने की हिम्मत जुटाता है। ताकामिची हैरान रह जाता है जब रयोतो झुक जाता है।
वो सीधे ताकामिची से ट्रेन की भीख मांगता है। स्टील फ्रैक्चरर की हार के बाद 1 महीना बीत जाता है। वो महीना आराम में नहीं, जोरदार तैयारी में बीतता है। रयुतो, जो अब आइस ब्लॉसम स्क्वाड का एक्टिंग लीडर है, खुद को ट्रेनिंग में झोंक देता है। वो एक्सप्लोसिव स्पीड से अटैक करता है, गैप भरने के लिए। उसका पहला वार सीधे ताकामिची के स्पार के साइड में लगता है। योशितो कॉन्फिडेंस से दिखता है, उसे इंटेंसिटी में मजा आ रहा है। ट्रेनिंग तुरंत ब्लेड्स और मूवमेंट के कैओटिक 3-वे एक्सचेंज में बदल जाती है। रयुतो आगे बढ़ता रहता है, वो पीछे नहीं हटता। वो ओपोनेंट्स को घेरने के लिए फील्ड में लंबा और प्रिसाइज स्लैश मारता है। योशितो अटैक पढ़ लेता है और एक कदम आगे रहता है। ताकामिची ऊपर से हमला कर फायदा उठाना चाहता है। अटैक के बीच भी उसे एहसास है कि योशितो अभी भी कितना ओवरवेलमिंग है। योशितो आसानी से ताकामिची का ऑफेंस तोड़ उसे पीछे धकेलता है। रयुतो तुरंत पीछे से हमला कर मौका बनाने की कोशिश करता है, लेकिन योशितो का काउंटर दोनों ट्रेनीज को दूर फेंक देता है। पूरी तरह हारने से पहले ताकामिची खुद को संभालने की कोशिश करता है। रयुतो फर्श पर घिसकते हुए लड़ाई पर कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करता है। योशितो साफ कहता है कि वे अभी भी कमजोर हैं। वो चाहता है कि वे हिचकिचाना छोड़ पूरी जान लगा दे। इस मुश्किल महीने की यादों में रयुतो की ट्रेनिंग की गुजारिश गूंजती है। ताकामिची ने शुरू में मना करने की कोशिश की थी, ये कहकर कि वो किसी को सिखाने लायक स्ट्रांग नहीं है। रयुतो ने जवाब दिया कि ताकामिची अपनी कड़ी ट्रेनिंग से पहले ही ग्रोथ की राह पर है और प्रोटियस भी उसका हिस्सा था। फिर उसने अपनी रिक्वेस्ट और बढ़ा दी। रयुतो ने जिद की कि उसे भी वैसी ही ट्रेनिंग चाहिए जैसी ताकामिची ने की थी। हालात अजीब होते देख ताकामिची बस रयुतो के जोश को शांत करने की कोशिश कर सका। उनकी बेबसी देखकर योशितो ने दोनों की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। उसने वादा किया कि ज़्यूस असॉल्ट शुरू होने तक वो ताकामिची और रयुतो को रियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग देगा। तब से ताकामिची ने रयुतो के साथ टावर और प्रैक्टिस हॉल दोनों जगह 1 महीना ट्रेनिंग में बिताया है। उसे लगता है जो स्किल स्टेटस पॉइंट से नहीं मिलती वो अब तक इंप्रूव हुई होगी, फिर भी वो कभी ओकिनी के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। ट्रेनिंग की रियलिटी सामने आते ही वो सोच रुक जाती है। दोनों ट्रेनीज को लगता है कि योशितो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। योशितो को भी उनके प्रेशर का एहसास होता है। वो कहता है कि आयरन सर्पेंट बैटल में योशितो और फ्योन ज़्यादा इफेक्टिव थे, क्योंकि रॉ पावर के साथ कंपैटिबिलिटी भी ज़रूरी है। वो कहता है कि अगर ताकामिची और रयुतो ग्रो करते रहे तो वो उसके गैप्स भर सकते हैं, तब वो अपनी एब्सेंस में भी उन पर ट्रस्ट कर पाएगा। ताकामिची देखता है कि असली वेपन्स के बावजूद वो योशितो पर एक भी हिट नहीं कर पाए हैं। ये गैप इतना एब्सर्ड है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों ट्रेनीज फिर पीछे धकेले जाते हैं। उनके अटैक्स कम पड़ रहे हैं। रयुतो ताकामिची को आवाज़ देता है। एक और अटेम्प्ट सिंक्रोनाइज करते हुए ताकामिची क्यू पकड़कर प्लान पर काम करता है। उनके कंबाइंड चार्ज से आखिरकार योशितो को उनकी टाइमिंग माननी पड़ती है। वो 2 एंगल्स से अटैक कर उसे बीच में फंसाने की कोशिश करते हैं। पीछे हटने के बजाय योशितो डटकर स्टेक्स बढ़ा देता है। वो कहता है कि वो इंटेंस फ्लेम से पूरे एरिया को डोमिनेट करेगा। ताकामिची समझाता है कि ये उनके लिए कितना बुरा है। योशितो एक ब्लेजिंग एरिया अटैक से पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड को घेर लेता है। एक्सप्लोजन ट्रेनीज को कचरे की तरह फेंक देता है। धुआं हटने पर दोनों खराह रहे होते हैं और ताकामिची मानता है कि टैक्टिक फेल हो गई। योशितो मानता है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है, पर वॉर्न करता है कि टीम वर्क का मतलब नहीं अगर जीत न सके। वो कहता है कि उसे हराना अक्सर नहीं है। मेन बात यह है कि क्या वो असली डीमन टावर में वही ताकत दिखा सकते हैं। ताकामिची बात मान तो लेता है, पर न जीत पाने की खींच अभी भी है। ट्रेनिंग के बाद तीनों हॉल से निकलकर शहर की भीड़ में आ जाते हैं। भीड़ में ताकामिची को एक नई हलचल दिखती है। उसे लगता है कि कुछ जरूरी बदल गया है। ब्यूरो अनाउंस करता है कि ज़्यूस ऑपरेशन की मिशन डिटेल्स अवेलेबल हैं और वॉलंटियर्स लेना शुरू कर दिया है। रयुतो समझ जाता है कि इंतजार वाला हमला शुरू हो चुका है। वो कसम खाता है कि इस बार वो फेल नहीं होगा। उसका पूरा फोकस अपनी आइस ब्लॉसम स्क्वाड के सबॉर्डिनेट्स को प्रोटेक्ट करने पर है। वॉलंटियर एग्जामिनेशन विन पर ब्यूरो एडवेंचरर्स को इकट्ठा करता है और डायरेक्टर खुद उन्हें असेस करते हैं। एप्लीकेंट्स पार्टीज में टेस्ट दे सकते हैं और रिजल्ट्स तय करेंगे कि उन्हें ऑपरेशन में कहाँ असाइन किया जाएगा। पहले वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है। ओकिमी भी वहां आती है। योशितो से डिटेल्स सुनने के बाद वो कैंडिडेट्स को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने कहती है। एक कॉन्फिडेंट ब्लॉन्ड औरत आगे आती है और टेस्ट के लिए कहती है। इस सारी तैयारी का टारगेट महान मैजिक स्काई टावर्स जैसी है। ताकामिची और योशितो को सफीरिया की 60वीं फ्लोर पर असाइन किया गया है, जहां बिजली कड़क रही है और वे तैयार हो रहे हैं। उनका रोल कॉन्क्वेस्ट फ्रंटलाइन है, जहां ऑपरेशन का फैसला होगा। उनके चारों ओर रेडर्स और सपोर्ट पर्सनल से भरा एक टेम्परेरी कैंप है। योशितो समझाता है कि भीड़ इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट कॉम्बैटेंट्स और सपोर्ट टीम्स दोनों साथ इकट्ठा हुए हैं। स्टेजिंग एरिया इसलिए भरा है क्योंकि पुश से पहले पूरी फोर्स को एक जगह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ताकामिची सोचता है कि क्या रयुतो भी इन स्क्वाड्स के बीच आसपास ही है। योशितो उसे कहता है कि ऐसी उम्मीद न रखे, क्योंकि ह्योका स्क्वाड मेन फाइटिंग फोर्स होगी और शायद ऑपरेशन में बाद में ही सामने आएगी। ताकामिची मजाक करता है कि तब तक उन्हें जिंदा रहना चाहिए सिवाय योशितो के, और माहौल हल्का हो जाता है। एक पल के लिए दोनों जंग से पहले आम साथियों की तरह से उनका ये अंदाज में देख रहे एक और एडवेंचरर को चढ़ा देता है। वो उन्हें इस मिशन के लिए बहुत रिलैक्स समझता है।
वो भड़क कर उन पर चिल्लाता है और चेतावनी देता है कि अगर ये ऑपरेशन उन्हें खेल लगता है तो चले जाएं। उसका गुस्सा ताकामिची और योशितो को हैरान कर देता है। इल्ज़ाम लगाने वाला उनके इस बेफिक्र अंदाज से परेशान है। ताकामिची बुरा मानने के बजाय बस एक हल्की सी मुस्कान देता है। वो उसे शांत रहने और आराम करने की सलाह देता है, फिर सीरियस होकर कहता है कि चाहे पसंद हो या ना हो, वो एक ब्रूटल एनवायरनमेंट में जाने वाले हैं। वो लावा भरे मैदान की ओर इशारा कर दिखाता है कि अगला फ्लोर कितना बेरहम होगा। ब्रीफिंग के मुताबिक जियस 50 फ्लोर से भी ऊंचा टावर है। 59th फ्लोर तक तो सब ठीक था, पर 60th फ्लोर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां जो हुआ उसने पूरी स्ट्रेटेजी ही बदल दी, क्योंकि 60th फ्लोर को जीतने की पहली कोशिश में बहुत भारी नुकसान हुआ था। ब्यूरो ने फॉर्मल ऑपरेशन प्लान किया। ताकामिची मौतों की असली वजह पर फोकस करता है। 60th फ्लोर एक हीट वेव जोन है जहां घुसते ही मौत पक्की है। ताकामिची वहां की घुटन अभी से महसूस कर सकता है। योशितो कहता है कि वहां लगातार डैमेज होगा, इसलिए हीलर्स को ग्रुप को हर वक्त रिस्टोर करते रहना होगा, और अगर हीलिंग लाइन टूटी तो पूरा रेड खत्म हो जाएगा। योशितो कमांड संभालते हुए सबको सरवाइव करने के लिए साथ आने को कहता है। वो हीलर्स को ग्रुप बचाने और बाकी सबको उनकी रक्षा करने का ऑर्डर देता है। ये देख ताकामिची समझा कि हीलिंग खुद आफत बन सकती है, क्योंकि रिवर्सल एबिलिटी सीक्रेट है। उसे डर है हीलिंग मैजिक उसे ट्रिगर कर चोट पहुंचा सकती है। वो मन में एक थ्योरी टेस्ट करता है। अगर स्टम हीट वेव को परसेफनी के कर्स जैसा स्टेटस एलिमेंट माने तो रिवर्सल रिएक्ट करेगा। फ्लोर इफेक्ट छूते ही वो सिस्टम रिस्पॉन्स चेक करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि हीट वेव स्टेटस एलिमेंट एक्टिवेट हो गया है और इससे कंटिन्यूअस डैमेज होगा। तभी रिवर्सल वैसे ही ट्रिगर हुआ जैसा उसने चाहा। इफेक्ट कंटिन्यूअस रिकवरी बन गया और उसे अब हीलिंग मैजिक नहीं चाहिए। ताकामिची चुपचाप फ्लोर के बाकी लोगों पर बड़ी एडवांटेज पा लेता है। योशितो ने उसके एक्सप्रेशन बदलते देखे। ताकामिची ने तुरंत कहा कि वो हीट वेव्स रेजिस्टेंट है और स्काउटिंग के लिए वॉलंटियर किया ताकि रास्ता सेफ रहे। उसके अचानक कॉन्फिडेंस से योशितो और रेडर्स दंग थे। बिना रुके वो अकेला डेडली जोन में गया। भागते हुए उसने माना कि ये कदम रेकलेस है, और सीक्रेट छुपाने के लिए कोई चॉइस नहीं थी। ग्रुप के साथ रहकर वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी अचानक एक हिडन अटैक उस पर साइड से हुआ। उस वार से वो जमीन पर जोर से गिरता है और इम्पैक्ट की वजह से खून निकलने लगता है। वो खून से लथपथ होकर गिरता है, बुरी तरह घायल। होश खोते हुए उसे लगा कि दुश्मन मिलने से पहले ही उसे गोली लग गई है। धुंधली आंखों से वो नकाबपोश आकृतियों को निकलते देख समझ गया कि वो जाल में फंस गया है। उठते ही एक दुश्मन उसकी हिम्मत का मजाक उड़ाता है। जलती गुफा में घिरे उस जवान तलवारबाज को लगा कि 3 पंख वाले हत्यारों ने उसे घेर लिया है। सफेद लिबास वाला एक हमलावर पहले बढ़कर तलवार निकालता है, फिर वो तीनों एक साथ हमला करते हैं। उस घात को हवाई हमले में बदलते हुए वो लाल पलटवार से जवाब देता है, जिससे तीनों का फॉर्मेशन टूट जाता है। वो हत्यारे तुरंत संभलकर बिना हिचकिचाहट वापस हमला करते हैं। घबराने के बजाय वो खुद को याद दिलाता है कि 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग ने उसे तैयार किया है। अब वो आसानी से हार नहीं मानेगा। उसका पहला वार लगभग 1 को लग ही जाता है, पर उनकी रफ्तार और लड़ने का तरीका उसे अब भी परेशान कर रहा है। वो चिढ़कर जीभ चटकाता है। उन्हें घेरे में उड़ते देख वो पहचानने की कोशिश करता है कि आखिर ये दुश्मन है क्या। उनके पंख और नकाब देख उसे फरिश्तों का ख्याल आया, पर सिस्टम उन्हें होली असैसिनेशन स्क्वाड बताता है। वो कहता है कि इस जानलेवा हीटवेव जोन में इन तथाकथित एंजल्स का मिलना कितना एप्स है। फिर वो सवाल छोड़कर उन्हें मारने का फैसला करता है, चाहे वो जो भी हो। वो तीनों पर हमला करते हुए स्लैशेस की बौछार कर पहल कर देता है। एक असैसिन हाथ में छिपे मैकेनिज्म से जवाब देता है। एक ब्लू एज ब्लेड उसके पास से इतनी अचानक गुजरी कि वो कटने से बाल बाल बचा। इस वार से वो हैरान रह गया। उसे दिखा उनके वेंस कितने डेंजरस है। वो मानता है कि पहले उसे चोट लग जाती, मगर अब उसे अपने इंप्रूव्ड रिफ्लेक्सेस पर भरोसा है और वो हमला होने नहीं देता। एक असैसिन मानता है कि वो उम्मीद से ज्यादा टफ है। वो उसे ज़्यूस टावर के मॉन्स्टर के रूप में पहचान लेता है। वो एक और आने वाले वार को रोकने की कोशिश करता है, मगर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही वो हटता है, असैसिन्स ओझल हो जाते हैं। वो सहज रूप से हाथ बढ़ाता है। देर से एहसास होने पर कि वो सामने नहीं है, वो उनके पीछे भागता है, ये सोचकर कि क्या वो भाग गए। तभी वो रुकता है, क्योंकि पीछे हटना उनके बिहेवियर में नहीं है। वो रुककर ट्रैप के लिए तैयार हो जाता है। उस भट्टी जैसे चैम्बर में अकेले उसे शक है कि वो उसे गहराई में फंसाने के लिए ढूंढने का मौका दे रहे हैं। उसके चारों ओर की सुरंगें खामोश हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। आसपास के खाली रास्ते टेंशन बढ़ा रहे हैं। गर्मी और अनसर्टेनिटी में पसीने से तर वो आंख मूंद कर भागने के बजाय सोचने लगता है। पसीना गिरते ही वो फोकस बढ़ाता है। वही इंस्टिंक्ट उसे बचाती है जब उसे ऊपर से असली अटैक महसूस होता है। वो घबरा कर ऊपर देखता है जब एम्बुश सामने आता है। एक असैसिन करीब से सीधे उस पर गिरता है। वो वार रोकने के लिए मुश्किल से स्वॉर्ड उठा पाता है। टकराव के दौरान दुश्मन से चमकते फ्रैगमेंट्स बिखरते हैं।
और वो अटैक में कुछ अजीब नोटिस करता है। उसे एहसास होता है कि वो चमकते शार्ट्स कचरा नहीं बल्कि किसी तरह के स्पेशल स्टोन है। खतरे को समझने से एक पल पहले ही उसे सब समझ आ जाता है। वो स्टोन फटकर उसे दूर फेंक देता है। धमाके से लड़खड़ाते हुए वो अटैक्स में लगे एक्सप्लोसिव मैजिक स्टोन्स की चाल समझ जाता है। वो इस खतरे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन एक और धमाका बहुत करीब होता है। धमाकों की चेन उसे घेर कर उसके डिफेंस को तोड़ देती है। उस फोर्स से वो फर्श पर जा गिरता है। ऊपर असैसिन्स बमबारी जारी रखने के लिए फिर इकट्ठा होते हैं। वो नीचे दब गया है। चारों तरफ से वार और एक्सप्लोसिव स्टोन्स की बौछार हो रही है। हार मानने के बजाय वो उन्हें कोसता है और एक आखिरी दांव खेलता है। वो खुद एक जबरदस्त धमाका कर देता है, पर फिर भी वो मर जाता है। सिस्टम ठंडे अंदाज में बताता है कि वो मर चुका है। सजा के तौर पर उसकी स्ट्रेंथ परमानेंटली कम करी जाती है। तभी उसका स्पेशल रिवर्सल इफेक्ट एक्टिवेट होकर उस नुकसान को स्ट्रेंथ गेन में बदल देता है। नई ताकत के साथ जिंदा होकर वो खुद को सावधान रहने की चेतावनी देते हुए फिर लड़ाई में उतरता है। इससे पहले कि असैसिन्स उसकी मौत का फायदा उठा सकें, वो हमला शुरू कर देता है। दुश्मन उसे फिर घेर लेते हैं और एक साथ मिलकर हमला करने की तैयारी करते हैं। वो उस घेरे से बाहर कूद गया क्योंकि वो दूसरी बार फंसना नहीं चाहता। पीछे धमाके होते हैं क्योंकि वो उनके अटैक पैटर्न से रास्ता बनाता है। उस रोशनी और शोर के बीच वो उनके फॉर्मेशन को चीरते हुए उन्हें अलग कर देता है। वो एक असैसिन पर सटीक वार करता है और बाजी पलटने लगती है। तभी एक और ब्लू एज उसकी तरफ बढ़ती है, पर अब वो टाइमिंग बेहतर समझ रहा है। वो हमले को सीधे झेलने के बजाय दीवार की तरफ मोड़ देता है। जब वो हमला गुफा की दीवार से टकराता है तो उसे वहां वही एक्सप्लोसिव स्टोन्स दिखते हैं। उसे सारा खेल समझ आ जाता है। वो वही एक्सप्लोसिव मौत उन पर आजमाने का फैसला करता है और एक असैसिन को घूंसमता है। वो उसके शरीर और हथियार के पत्थरों को तोड़ देता है, जिससे वो मालिक पर ही फट जाते हैं। टूटे पत्थर अस्थिर होकर खतरनाक तरीके से चमकते हैं। दुश्मन अपने ही एक्सप्लोसिव पेलोड में फंस गया है। उसकी बॉडी काम कर कंट्रोल खो रही है। दीवार से टकराकर वो संभलने की कोशिश करता है और फ्रैगमेंट्स बिखर रहे हैं। जहां वो टकराता है वहां एक्सप्लोजन होता है। वो धमाके के पास रुकता है, घायल है पर खड़ा है। खुद को चेक करने पर उसे मामूली बर्न्स मिले। उसे लगा कि हीटवेव रिवर्सल इफेक्ट छोटे बर्न्स को जल्दी हील कर देता है, जो उसे इस एनवायरनमेंट में एक बड़ा एज देता है। जैसे ही उसे लगता है कि क्राइसिस कंट्रोल में है, एक नया सिस्टम नोटिस आता है। मैसेज बताता है कि एक्सप्लोसिव मैजिक स्टोन्स को खत्म करने से हीट सोर्सेस कम हो जाते हैं, जिससे हीट वेव और डैमेज भी कम हो जाता है। वो समझ गया कि वही स्टोन्स सबको तड़पाने वाली हीट वेव की असली वजह थे। कैवर्न में चारों ओर देखते हुए वो पाता है कि स्टोन्स पूरे एरिया में फैले हुए हैं। इस बात से उसे एक नया ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। अगर वो यहाँ के सारे एक्सप्लोसिव मैजिक स्टोन्स खत्म कर दे तो हीट वेव गायब हो जाएगी। वो तुरंत कैवर्न में भागते हुए दुश्मन से बचकर स्टोन्स काटने लगता है। हर क्लस्टर के टूटने पर आग निकलती है और उसके पीछे शॉकवेव उठती हैं। जैसे जैसे हीट सोर्सेस खत्म हो रहे हैं, चैम्बर शांत होने लगता है। दूसरी तरफ थके हुए रेडर्स को कुछ बदलाव महसूस होता है। भयंकर गर्मी में हेल्थ गिरते देख उन्हें से एक गाली देता है। बेचैन होकर वो तुरंत हीलिंग मांगता है और हीलर्स को ब्लेम करता है। थकी हुई पिंक हेयर्ड हीलर जवाब देने की कोशिश करती है। हीलिंग मैजिक फैलती है पर सबको स्टेबिलाईज नहीं कर पाती। हीलर थकान से चूर है। वो बस जैसे तैसे काम कर रही है। कोई उस पर चिल्लाता है। डर अब क्रूरता बन रहा है। सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला उसे तुरंत अगला स्पेल तैयार करने को कहता है। वो कहता है सर्वाइवल उसी पर डिपेंड है। जब कोई कंधा पकड़ता है तो वो अपनी एग्रेशन से खुद चौंक जाता है। एक ताकतवर साथी उसे रोकता है और वॉर्न करता है कि हीलर भी बाकी सबकी तरह प्रेशर में है। फिर भी वो साथी जानता है कि रेडर्स अपनी लिमिट पर हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। उसे पता है कि उनका पैनिक जायज़ है, पर अगर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया तो ये कमजोर ग्रुप खत्म हो जाएगा। तभी थकी हुई हीलर के पीछे खतरा आता है। चेतावनी में देर हो जाती है और छुपा हुआ मॉन्स्टर एक हीलर को मार गिराता है। दूसरी हीलर उस गिरी हुई लड़की की मदद को भागती है, पर इलाज से पहले ही उसे रोक दिया जाता है। पीछे से एक हाथ उसे दबोचता है और वो डर से जम जाती है। वो घबराया रेडर अपनी असली प्रायोरिटी बताता है और बेकार घायलों को छोड़ने को कहता है। उसका कहना है कि फालतू लोगों से ज्यादा ताकतवर सर्वाइवर्स का इलाज जरूरी है। फिर वो हीलर को जबरदस्ती ले जाता है, घायलों के बजाय खुद को चुनते हुए। इससे पहले वो भागता, एक और असैसिन उन बेबसों को खत्म करने नीचे कूदता है। हमलावर पास ही उतरता है और स्वार्थी रेडर को देर से समझ आता है कि वो खतरा खुद ले आया है। योशितो वापस आकर एक जबरदस्त काउंटर अटैक से असैसिन को रोकता है। पास और भी असैसिन पलड़ा भारी हो जाता है। स्वार्थी रेडर समझता है कि दुश्मन छिपे थे और ग्रुप टूटने की ताक में थे। जैसे ही असैसिन्स कमजोर फॉर्मेशन पर हमला करते हैं, रेडर्स इलाज के लिए चिल्लाते हुए उम्मीद खोने लगते हैं। यह देख योशितो का साथी समझता है कि मोराल गिर चुका है। अगर तुरंत कुछ नहीं बदला तो पूरा रेड खत्म हो जाएगा। उसका अभी यही मानना है कि एक्सप्लोसिव स्टोन्स को तबाह करना सही फैसला था, क्योंकि उसने जड़ पर वार किया था। तभी वो रोशनी के साथ योशितो को हीटवेव जोन से लौटते देखता है। वो उसे आवाज देता है, ये पहचानते हुए कि गायब स्वॉर्ड्समैन क्रिटिकल मोमेंट पर लौटा है। सेल्फिश रेडर को लगा योशितो सिर्फ खुद की हीलिंग के लिए लौटा है। वो खुलेआम योशितो की बेइज्जती करता है कि वो एक सेल्फिश बोझ है जो सबके रास्ते में आता है। योशितो गुस्से के बजाय शांत चैलेंज से इल्जाम का जवाब देता है। वो बताता है कि उसने हर हीट सोर्स मिटा दिया है
और हीट वेव जल्द ही गायब हो जाएगी। सच जानकर शिकायत करने वाला दंग रह जाता है। योशितो का साथी समझ गया कि इस अचीवमेंट का क्या मतलब है। पास ही हीलर घायल लड़की की देखभाल जारी रखता है। उसे बचाने का मौका पाकर योशितो अपनी बात का असर डालने के लिए थोड़ी देर चुप रहता है। थके हुए रेडर्स खुद को संभालने लगते हैं क्योंकि गर्मी आखिरकार कम होने लगती है। उसका साथी सोचता है कि योशितो न केवल अकेले हीटवेव जोन में गया बल्कि उसे बुझा कर लौटा। वो तारीफ में कहता है कि योशितो के साथ होना कभी बोरिंग नहीं होता। योशितो रूखेपन से पूछता है, क्या वह अभी बेकार है? वो आदमी मानता है कि योशितो ने उन्हें बचाया। ये खबर फैलते ही रेडर्स शांत हो जाते हैं और ऑर्डर बहाल होता है। उसका साथी उसे इस मोमेंटम का इस्तेमाल कर साथ मिलकर आगे बढ़ते रहने को कहता है। योशितो मान जाता है और दोनों फिस्ट बम्प से पार्टनरशिप पक्की करते हैं। इसके बाद रेड आगे बढ़ती है और योशितो आगे जाकर एक्सप्लोसिव स्टोन्स को तबाह कर देता है। इस वजह से फ्रंट लाइन बिना किसी मेंबर को खोए फ्लोर्स क्लियर करती है। कहानी फिर जलती गुफाओं से हटकर टावर के अंदर एक ठंडी और अंधेरी जगह की ओर बढ़ती है। पत्थर के हॉल्स में मशाल की रोशनी नए सील्ड एरिया का इशारा दे रही है। खाली कॉरिडोर कांप उठता है जैसे अंधेरे में कुछ भारी हिल रहा हो। एंजल जैसा दुश्मन फिर दिखता है जो लॉक खोलने के लिए जंजीर खींच रहा है। जंजीर मैकेनिज्म में फंसते ही सील खुलने लगता है। एक और क्रीचर दिख रहा है जिससे कंफर्म होता है कि ये जानबूझकर किया गया है। चेंबर अनलॉक होते ही मेटल स्पाइक्स गिरते हैं। जंजीरों के पीछे चमकती आंखों वाले ड्रैकोनिक हेड्स दिखते हैं। पाबंदियां हटते ही चेन बीस्ट आजाद हो जाता है। नीचे अगली मंजिल के लिए ठंडी टनल खुलती है। योशितो का साथी अनाउंस करता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं। रेड 65th फ्लोर सोफेरिया पहुंची जहां नया ट्रांसफर गेट इंतजार में है। योशिदा इस अनजान और ठंडे माहौल को देखता है। एक्टिवेटेड गेट को देखकर वो नोट करता है कि इन अपर फ्लोर्स और लोअर फ्लोर्स के बीच का रास्ता अब सिक्योर हो गया है। उसका साथी कहता है कि इससे अब ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तय करता है कि उन्हें टीम की हालत देखनी होगी। वो थके हुए रेडर्स को आगे बढ़ने से पहले नीचे सेफीरिया में आराम करने का ऑर्डर देता है। पहले शोर मचाने वाला एक रेडर जो अब थक चुका है हैरान है कि इतने फ्लोर्स क्लियर करने के बाद भी योशितो में इतनी एनर्जी कैसे है। योशितो इस मिस्ट्री पर सोचने का नाटक करता है। जवाब एक जोक है जबकि उसका साथी थके हुए कंप्लेनर पर डीमन की तरह खड़ा है। योशितो सपाट चेहरे से कहता है कि उनकी ट्रेनिंग इस चढ़ाई से भी मुश्किल थी जिससे बाकी सब दंग रह जाते हैं। रियोटो थके ग्रुप को रोककर रेस्ट करने को कहता है जबकि वो और ओकितोमी 65वें फ्लोर स्काउट करेंगे। वो चिंता समझता है पर प्लान नहीं बदलता। वो कहता है कि उनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी है। एक और साथी तुरंत उसे सपोर्ट करता है जिससे साफ है कि रियोटो अकेला नहीं होगा। रियोटो कहता है कि ह्योका स्क्वाड ताकामिची और बाकी लोगों को सपोर्ट करने के लिए पीछे ही रुकेगी। उसी पल रियोटो और ह्योका स्क्वाड आखिरकार मिल जाते हैं जिससे एक्सपीडिशन में नई जान आ जाती है। रियोटो बताता है कि लोअर फ्लोर्स के मॉन्स्टर्स को योशितो की टीम ने पहले ही पूरी तरह खत्म कर दिया है और बाकी कॉन्करर्स ने भी। वो कहता है कि रियर गार्ड के रिसोर्सेज सिक्योर करते वक्त ह्योका स्क्वाड ने ताकामिची के ग्रुप को री किया। टाइमिंग परफेक्ट थी। खतरनाक मोड़ पर पहुंचकर रियोटो रीइंफोर्समेंट एक्सेप्ट करता है। उसे राहत है कि उसकी साइड का प्रेशर अब कम हो गया है। पीछे छूटे वो दोनों बस मुस्कुराते रह जाते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्गर फाइटर्स ने इतनी आसानी से सब संभाल लिया। रोज तय होने पर कंबाइंड फोर्स फ्लोर में और अंदर बढ़ती है। वो नोटिस करते हैं कि पिछले फ्लोर्स वाली भारी गर्मी अब गायब है जो पहले तो अच्छा लगता है। रियोटा वॉर्न करता है कि मैजिक स्काई टावर में अचानक एनवायरनमेंटल शिफ्ट्स शायद ही कभी अच्छे होते हैं। वो समझाते हैं कि ऐसे बड़े बदलाव अक्सर आगे किसी मिड बॉस चेंबर का इशारा होते हैं। ऑन टावर में ये संभल जाता पर यहाँ खतरा अलग लेवल का है क्योंकि ये ग्रेट मैजिक स्काई टावर है। उनकी चेतावनी से रियोटो टेंस हो जाता है ये महसूस करते हुए कि फ्लोर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो रियोटो को इस बार अपने सबॉर्डिनेट्स को बचाने को कहते हैं जो पिछली गलती की तरफ इशारा है। उस बात से कंफर्म हुआ कि रियोटो की बेचैनी सही थी। जल्द ही वो एक बड़े बंद दरवाजे पर पहुंचे जो बिल्कुल बॉस रूम के एंट्रेंस जैसा है। पूरी पार्टी फॉर्मेशन में चेंबर में घुसती है। अंदर जो भी है उसका सामना करने को तैयार। रियोटो तंग आ चुका है क्योंकि टावर एक के बाद एक बड़े खतरे फेंक रहा है। चेंबर की खामोशी उस चिड़चिड़ेपन और टेंशन को बढ़ा देती है। आखिरकार अंधेरे से एक भयानक साया सामने आता है। ग्रुप का सामना एक और ताकतवर मॉन्स्टर से हुआ जिससे कंफर्म हुआ कि यह फ्लोर वाकई मिड बॉस ट्रैप है। दुश्मन खुद को एनिहिलेटेड हाइड्रा बताता है जो 3 सिरों वाला ड्रैगन जैसा जानवर है। रियोडो तुरंत कमन संभालता है। वो ह्योका स्क्वाड को पहले हमला करने को कहता है ताकि हाइड्रा लड़ाई शुरू न कर सके। हाइड्रा दहाड़कर पूरी नफरत से उनका सामना करता है। जैसे ही वो झपटता है स्क्वाड बिना जिसके करीब पहुंचती है। देखते हुए रियोटो को हाइड्रा पर अजीब जंजीरें और पट्टे नजर आते हैं और उसे लगता है कि ये अननेचुरल है। ये डिटेल देखते ही उसके इंस्टिंक्ट्स जाग गए। उसे लगा मॉन्स्टर को किसी वजह से लिमिट किया गया है। वॉर्न करने से पहले ही ह्योका स्क्वाड का असॉल्ट हाइड्रा पर धमाका करता है और वो कॉशन बरतने को कहता है। उनका कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक मॉन्स्टर को चीर कर सिर काट देता है जैसे उसे पल भर में हरा दिया हो। एक कॉलर टूटने से सस्पिशियस एनग्रेव्ड सील दिखता है।
स्क्वाड के असॉल्ट से हाइड्रा जमीन पर गिर जाता है और लगता है कि वो हार चुका है। फिर भी रियोटो सेलिब्रेट करने के बजाय अनईजी रहता है। रियोटो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर अभी भी हिल रहा है और वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। कटा गला आंखों के सामने ही ग्रोटेस्कली जनरेट होने लगा। पलों में हाइड्रा फिर से खड़ा हो गया, पूरी तरह ठीक और पहले से मेनेसिंग। रियोटो समझ गया कि प्रॉब्लम रीजनरेशन है, सिर्फ सिर काटना काफी नहीं। उसे लगा कि वो गिरा हुआ कॉलर जरूरी था, क्योंकि निकलते ही मॉन्स्टर और डेंजरस हो गया। अब अनसील्ड होने पर हाइड्रा को कोई रोक नहीं रहा। वो नई पावर के साथ फाइटर्स के सामने खड़ा है, जिससे सबको बैटल फिर से असेस करनी पड़ी। ताकामिची रियोटो को आवाज देता है, सिचुएशन बदलते देख। रियोटो शांति से जवाब देता है और ताकामिची की साइड को पैनिक नहीं होने देता। वो कहता है कि उसने रियोटो जैसी कड़ी ट्रेनिंग की है और वो यहाँ नहीं झुकेगा। अपने लीडर का पक्का इरादा देख उसके साथियों में भी जान आ जाती है। रियोटा कसम खाता है कि वो खुद भी बचेगा और अपने लोगों को भी जिंदा रखेगा। खतरे के बावजूद ह्योका स्क्वाड हाइड्रा को घेर लेती है। रियोटा एक भी साथी को न खोने की ठान कर हमला करता है। हाइड्रा दहाड़कर जवाब देता है और लड़ाई फिर शुरू होती है। रियोटा कहता है कि स्क्वाड के हर मेंबर ने कड़ी ट्रेनिंग की है। हाइड्रा का एक सिर जादू की एक ताकतवर गेम बनाने लगता है। रेंज्ड अटैक के लिए एनर्जी बढ़ती है, जिससे कमरा किल जोन बन सकता है। इतने दबाव में भी रियुजू कहता है कि स्क्वाड में कोई कमजोर कड़ी नहीं है। वो स्क्वाड पर भरोसा कर एक साथ हमला करने आगे बढ़ता है। उनकी फॉर्मेशन अब और बेहतर हो गई है और वो हाइड्रा को हर तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें देखकर रियोटो मानता है कि उनकी चालें पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई हैं और उन पर उसका पहले का भरोसा सही था। ह्योका स्क्वाड को डटे हुए देख ओकिटोमी फैसला करता है कि अब उनकी तरफ से भी लड़ाई में उतरने का वक्त आ गया है। वो और रियोटो हमले के लिए आगे बढ़ते हैं। रियोटो बिना सोचे हमला करने के बजाय हाइड्रा को एनालाइज करता है और एक गड़बड़ पकड़ता है। कटे सिर उगते हैं पर मॉन्स्टर के बाकी जख्म नहीं भरते। मतलब रिजनरेशन सिर्फ गर्दन तक लिमिटेड है, पूरे शरीर के लिए नहीं। रियोटो गर्दन के बजाय कहीं और अटैक करने का सोचता है, पर तुरंत मना कर देता है क्योंकि हाइड्रा के आर्मर्ड टॉर्सो पर हल्के वार से फेटल डैमेज नहीं होगा। ओकिटोमी डिसाइड करता है कि प्रायोरिटी ये जानना है कि गर्दन रिजनरेट क्यों होती है। वो रिएक्शन देखने के लिए फिर एक सिर काट देता है, जिससे रिजनरेशन मैकेनिज्म फिर एक्टिवेट हो जाता है। सिर बनते ही कटा हिस्सा फ्रेश टिश्यू से फूलने लगता है। ओकिटोमी को लगता है कि इस प्रोसेस में कुछ छिपा है और वो शक में रुक जाता है। वो योशितो से मैजिक परसेप्शन यूज कर कटी गर्दन को सीधे इंस्पेक्ट करने को कहता है। योशितो परसेप्शन स्किल से रीग्रोथ पर फोकस करता है। उसे कटी गर्दन में मैजिकल पावर का बड़ा फ्लो दिखता है, जो रिजनरेशन फ्यूल कर रहा है। एनालिसिस से पता चला कि हर गर्दन अपने मैजिक कोर्स से जुड़ी है और वही कोर्स सिर रिस्टोर करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। मैकेनिज्म खुलते ही रियोटो और ओकिटोमी तुरंत इकलौती वायबल स्ट्रेटेजी समझ जाते हैं। वो सिर काटने के बजाय कोर्स डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं। हाइड्रा इरादा भांपकर उनके एक्शन से पहले ही हमला कर देता है। इसके पंख और शरीर ताकत से भर गए हैं। वो पलटवार को तैयार है। रियोटो टेम्पो में आए इस बदलाव से चौंक गया। हाइड्रा चैम्बर के पार तेजी से झपटा। सबको उसके पीछे भागना पड़ा। दो से डार्क एनर्जी चार्ज करने लगे।